केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई सारे अहम मुद्दों पर डिस्कशन होगा, जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लोक लुभावने वादे जनता से कर रही है, नई नई योजनाएं जनता के लिए लेकर आ रही है। वहीं आज केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक है और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की ये अहम बैठक, कई सारे अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज और कई सारे अहम मुद्दों पर डिस्कशन बैठक में हो। बिल्कुल, देखिए, यह जो बैठक है, कैबिनेट बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब कैबिनेट बैठक होती है तो सरकार जनता से जुड़ी हुई कुछ अहम फैसले लेने में उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक के हंगामातन बड़ा मुद्दा रहा, वो जेपीसी में भेज दिया गया है। उसको लेकर सरकार की क्या कुछ आगे रणनीति होगी, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बैठक को माना जा सकता है। चुनाव के मद्देनजर कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। प्रत्याशियों के नामों पर भी क्या चर्चा संभव? देखिए, कैबिनेट बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और केंद्रीय चुनाव समिति की जल्दी ही बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। अभी वो समय निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी शुभ कार्य करती है मकर संक्रांति के बाद ही जो है होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में कुछ ऐसा डेवलपमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, तो उम्मीद यही जताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर के बैठक कर सकती है। उसका कौन किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतरना है, उसका जो लगभग रिपोर्ट पूरा तैयार कर लिया गया है। कई दौर की जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की टीम है उसमें फाइनल होता है। तो यह जो प्रोसेस होगा यह मकर संक्रांति के बाद इसका संभावना जताई जा रही है। जी, इसी के साथ देखिए राजीव, विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी वक्त हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर हर तरफ से जारी लगातार है और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी अब क्योंकि देखिए महिला सम्मान योजना जो केजरीवाल की तरफ से अब शुरू की गई है और लेकिन उसके लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस पर अभी जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, सब अपने अपने हिसाब से, क्योंकि जनमानस को अपने भरोसे में लेने की अपनी रणनीति होती है। चाहे वो महिला सम्मान की बात कीजिए या अब मंदिर के पुजेरी और गुरुद्वारा के ग्रंथी को महीने वाला जो पैसा देने की बात सामने आ रही है। चुनाव नजदीक है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से जनता को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं और उसी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, फरवरी में विधानसभा चुनाव है। तो अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जनता का कैसे भरोसा जीतना है। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि समय रहते सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन अब चुनावी प्रलोभन दिया जा रहा है। तो सियासत अपना अपना है सबके हिसाब से जनमानस को भरोसा में लेने को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह से साइलेंट है। किसे अपना नेता चुनती है, कैसा जनप्रतिनिधि चुनती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सभी जो नेता चुनावी मैदान में या जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने हिसाब से वादे करने में जुटे हुए हैं। जी, चलिए, शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक और काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई सारे अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा।
और सीएम भजनलाल शर्मा का डीग दौरा। पुंछरी के लोठा में सीएम ने दर्शन किए। श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार के साथ मंगला दर्शन किए। मुकुट मुखारबंद मंदिर पर परिवार के साथ पूजा अर्चना और उसके बाद श्रद्धालु को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। पैदल मुकुट मुखारबंद मंदिर से श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नीक दुग्धाभिषेक सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। श्रद्धालुओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नीक दुग्धाभिषेक सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। सपरिवार उन्होंने मंगला दर्शन किए और परिवार के साथ मुकुट मुखारबिंद पर अभिषेक भी किया। तो कल से ही देव दर्शन का सिलसिला जारी है। कल पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजा उन्होंने की। फिर डीग पहुंचे। गिरिराज जी में रात्रि विश्राम उन्होंने किया और अब सुबह से ही लगातार देव दर्शन का दौर उनका। श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। सपरिवार पुंछरी का लोठा में सीएम भजनलाल शर्मा ने दर्शन किए। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को भी नववर्ष की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का डीग दौरा। श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार के साथ उन्होंने मंगला दर्शन किए। मुकुट मुखारबिंद पर अभिषेक किया और कल से ही देव दर्शन का दौर कहीं ना कहीं जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा पुंछरी का लोठा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देव दर्शन किए और परिवार के साथ उन्होंने मुकुट मुखारबिंद पर अभिषेक भी किया। सपत्नीक उन्होंने दर्शन के मंगला दर्शन किए। तो नववर्ष की शुरुआत प्रभु के दर्शनों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने भी की और निश्चित तौर पर प्रदेश में हर कोई अपने नववर्ष की शुरुआत भगवान के दर्शनों के साथ कर रहा है और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी दर्शन पूजन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। तो कल पहले मेहंदीपुर बालाजी और फिर वहां पर दर्शन पूजन और फिर पुंछरी का लोठा में श्रीनाथ जी और गिरिराज जी के दर्शन सीएम भजनलाल शर्मा ने किए और फिर आज सुबह भी मंगला दर्शन और पूजा अर्चना सीएम भजनलाल शर्मा ने की। परिवार के साथ पहुंचे और मंदिर में निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु का हुजूम उमड़ा था उन लोगों को, जनता को शुभकामनाएं भी दी नववर्ष की और इसी के साथ प्रदेश की खुशहाली की कामना प्रभु से भी की। और श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नीक दुग्धाभिषेक किया। परिवार के साथ मंगला दर्शन किए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सुबह अपने नए दिन की शुरुआत, नववर्ष की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देव दर्शन के साथ ही किया। आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या जानकारी? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुंछरी आए थे। वहाँ उनका आस्था का केंद्र है। श्रीनाथ जी के दर्शन किए। सब परिवार आए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़मी उनके साथ थे। पूरे प्रशासन का पूरा लवाजम मौजूद था। रात को उन्होंने रेस्ट हाउस में विश्राम किया है। सुबह सपत्नी को बेटे सहित उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन करके मुखारबिंद पर दुग्धाभिषेक किया है। अब से कुछ देर बाद वो आम जन से मुलाकात भी करेंगे। जहां उन्होंने भरतपुर में अपने एक जो मुख्यमंत्री का जो सहायता केंद्र खोला हुआ है आम जनता के लिए, वहाँ के जो इंचार्ज है उनको भी बुला लिया है। आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद में वो वापस जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जब भी पहुंचते हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जनता से मुलाकात निश्चित तौर पर होती है और एक तरीके की जनसुनवाई से कहा जा सकता है, क्योंकि लोग भी बड़ी संख्या में सीएम भजनलाल शर्मा के सामने आते हैं और अपनी समस्याएं लेकर निश्चित तौर पर आते हैं इस आस में कि हाँ, अब मुखिया जो हैं उनकी हर समस्या दूर करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। बिल्कुल सही कहा।
क्योंकि भजनलाल शर्मा यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बच्चा बच्चा उनको जानता है, जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, हर सुख दुख में उन्होंने सहभागिता निभाई है। यहाँ तक आम लोगों से मिलना जुलना है, क्योंकि वो सरपंच भी रहे हैं और वो जानते हैं कि राजनीति जो सरपंच रह चुका है तो कहाँ से किस तरीके से विकास होते हैं। प्रत्येक विभाग के जो अधिकारी हैं क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयासरत हैं और हर अधिकारी से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जो ग्रामीण आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सबको वो नववर्ष की हार्दिक बधाइयां भी दे रहे हैं और सबसे उनकी जो परेशानी है उनको दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने परिवार के साथ मुकुट मुखारबंद पर अभिषेक भी किया और पैदल मुकुट मुखारबंद मंदिर से श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार के साथ मंगला दर्शन किए सीएम भजनलाल शर्मा ने। मुकुट मुखारबंद मंदिर पर परिवार के साथ विशेष पूजा अर्चना की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में 2025 नववर्ष की शुभ वेला पर बालाजी मंदिर में आरती हुई। ये आरती महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने की और इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम रहा। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने सभी भक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही महाराज की नयनाराम झांकी के दर्शन कर भक्तों ने बालाजी महाराज को लड्डू सहित अन्य प्रसादी का भोग लगाया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में 2025 नववर्ष की शुभ वेला पर बालाजी मंदिर में आरती हुई। यह आरती महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने की और मंदिर परिसर के बाहर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम रहा। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने सभी भक्तों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही नयनाराम झांकी के दर्शन कर भक्तों ने बालाजी महाराज को लड्डू सहित अन्य प्रसादी का भोग लगाया। और अब दौसा से बड़ी खबर, जहां बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया। बैजूपाड़ा के महूखेड़ा गांव में अल सुबह की घटना। घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जयपुर रेफर किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बैजूपाड़ा के महूखेड़ा गांव में अल सुबह की घटना। घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जयपुर रेफर किया गया। और बारां के शाहबाद इलाके में इस साल पहली बार घना कोहरा छाया। कस्बे सहित आसपास ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। ओस की बूंदें गिरने से और शीतलहर चलने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके चलते लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। चित्तौड़गढ़ की कपासन में सर्दी ने नए साल का स्वागत अपने तल्ख तेवर के साथ किया। जहां एक ओर ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी ओर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 9 मीटर से भी कम हो गई, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस दौरान पेड़ पौधों की पत्तियों पर भी पानी की बूंदें जम गई, जिससे पारा बढ़ने की संभावना बढ़ गई। बहरहाल लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। जयपुर में चेतना संस्था ने स्वेटर वाली झप्पी अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत कच्ची बस्तियों में बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर बांटे जा रहे हैं। ये अभियान कच्ची बस्तियों में संचालित चेतना वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में चलाया गया। इस मौके पर प्रत्येक केंद्र के विद्यालयों के प्रधानाचार्य, थाना अधिकारियों और स्थानीय पार्षदों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में 500 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए और साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वल्लभपुरा की प्रधानाचार्य माया देवी ने चेतना संस्था के प्रयासों की सराहना की।
सिंह और धनु राशि पर तैयार रहने से साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। साइबर ठगी जहां एक तरफ पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, वहीं गुजरते साल में साइबर ठगी के ऐसे कई बड़े मामले सामने आए जब मैसेज लिंक से लोगों के खाते से लाखों रुपए उड़ गए। साइबर ठगों ने ठगी के लिए कभी लिंक का उपयोग किया तो कभी टोल फ्री नंबर का सहारा लेकर भी ठगी की, और साइबर ठगी के मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बनते रहे। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो जामताड़ा के बाद मेवात साइबर ठगी का सबसे बड़ा गढ़ बना। गुजरते साल को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। आम के साथ खास लोग भी साइबर फ्रॉड का हो रहे शिकार। जामताड़ा के बाद मेवात बना साइबर ठगी करने का सबसे बड़ा गढ़। पिछले 6 साल में 2,26,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने की ठगी की वारदातें। वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के लोगों के बैंक खातों से बदमाशों ने 13.49 अरब रुपए की राशि निकाली। यह चौंकाने वाला आंकड़ा पुलिस के टोल फ्री नंबर 1930 पर मिली शिकायतों की पड़ताल में सामने आया। पुलिस ने महज इस राशि में 1.54 अरब रुपए ही बैंकों के साथ मिलकर बचाए। हालांकि यह राशि अभी भी बैंकों में पड़ी है और पीड़ितों को नहीं मिल रही। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की हो रही वारदातें। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। साइबर ठगी के लिए आसाम से बड़े स्तर पर मेवात क्षेत्र में फर्जी सिम सप्लाई की जा रही है। केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार अक्टूबर माह तक प्रदेश में 6,400 साइबर अपराधियों की राजस्थान में लोकेशन ट्रेस की गई है। 7 माह में राजस्थान के मेवात क्षेत्र में 19,000 सिम कार्ड की बाहरी राज्यों से तस्करी की गई। देश में साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोकने के प्रयास उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ रहे। अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग से साइबर थाने और साइबर सेल का गठन तो कर दिया गया, लेकिन स्टाफ के नाम पर अयोग्य पुलिसकर्मियों को लगा दिया जाता है, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई खानापूर्ति बनकर रह जाती है। साल 2019 से दिसंबर 2024 तक की माने तो प्रदेश के 2,26,000 लोगों को साइबर ठगों ने ठगा है। उनके बैंक खातों से बदमाशों ने इन 6 साल में 13.49 अरब रुपए से ज्यादा की राशि ठग ली। बाहरी राज्यों के लोगों के नाम से सिम कार्ड ट्रक ड्राइवर लाकर मेवात के बदमाशों को उपलब्ध करा रहे हैं। मेवात में साइबर ठगी की वारदातें करने वाले बदमाश सिम कार्ड 2 से 3,000 रुपए में खरीदते हैं। साइबर ठग एक सिम से एक बार में लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद उसे तोड़ देता है, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। बदमाश आम, गरीब और बेरोजगार लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वह बैंक अकाउंट को किराए पर लेते थे। राजधानी जयपुर की माने तो वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 46,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने 2 अरब रुपए से ज्यादा की ठगी की है। इनमें से पुलिस महज 44 करोड़ रुपए की राशि को ही बदमाशों के अकाउंट में पहुंचने से पहले बैंक से मिलकर होल्ड कराया है। इस साल की माने तो राजधानी जयपुर में औसतन रोजाना 120 लोगों के साथ 54 लाख रुपए की ठगी हो रही है। कि सबसे ज़्यादा हमारा जोर इस बात पे है कि हम लोगों में अवेयरनेस करें। अवेयरनेस के लिए भी जो सबसे अभी हमने नया प्रयास अभी किया है, पहले हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में थे। अब हमने I4C के बने हुए कुछ 3-4 बड़े अच्छे 1-1 मिनट के वीडियो क्लिप्स हैं, वो पूरे राज्य में हम सिनेमा हॉल्स में उसको प्रदर्शित करा रहे हैं। टारगेट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुको, सोचो और एक्शन लो। तो मुख्य तौर से 3-4 तरीके से ज़्यादा बड़ी बड़ी ठगी अभी हो रही है।
एक तो डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें आपको कोई पुलिस अधिकारी बनकर, बॉम्बे पुलिस का या CBI का या ED का अधिकारी बनकर कहता है कि आपके पार्सल में कोई संदिग्ध वस्तु है या आपके खाते से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अपने पैसे दे दीजिए। तो उसमें लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान का या किसी देश का आपसे फ़ोन पे पैसे जमा नहीं करा सकता है बिना लिखित आदेश के जो सही तरीके से आपके पास पहुँचे। आपको कभी कोई पैसा कहीं जमा नहीं कराना है। ठंडे दिमाग से सोचिए, जिनसे भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे साझा कीजिए और स्थानीय थाने पे हो सके तो तत्काल इसकी सूचना दीजिए। पैसे या अपने पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। राजस्थान में साइबर अपराधी आमजन के लिए सिरदर्द और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिनों दिन साइबर अपराध के इतने मामले आ रहे हैं कि पुलिस भी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अगर वर्ष 2019 से लेकर 2024 की बात करें तो प्रदेश में 2,26,000 से ज़्यादा लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। यानी कि प्रदेश में औसतन रोजाना 100 लोगों के साथ में अपराधी साइबर ठगी की वारदातें कर रहे हैं और उनके बैंक खातों से प्रतिदिन करीब 60 लाख रुपए की राशि निकाली जा रही है। अकेले जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो वर्ष 2024 में नवंबर माह तक करीब 46,000 लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। लेकिन साइबर अपराध से बचने के लिए अब आमजन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास में जो भी मैसेज या जो भी लिंक आते हैं उनको ओपन नहीं करें। इसी से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। सतर्कता ही बड़ी जिम्मेदारी है आमजन की। इसी के साथ में ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और सतर्कता के कारण ही अब साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कैमरामैन ममतेश के साथ ओम प्रकाश शर्मा, जयपुर। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में 2025 नववर्ष की शुभ वेला पर बालाजी मंदिर में आरती हुई। ये आरती महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने की और इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम रहा। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने सभी भक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही झांकी के दर्शन कर भक्तों ने बालाजी महाराज को लड्डू सहित अन्य प्रसादी का भोग लगाया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के लिए तो शब्द ही नहीं है। बाबा के तो दर्शन इतने बढ़िया हो रहे हैं, इतना आनंद आया, रात में भी इतना अच्छा सुकून मिला, अपने आप पे कभी भूल गए कि 2025 की आज से शुरुआत है। बालाजी महाराज मंदिर में बालाजी महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज की महाआरती की और बालाजी महाराज को 56 भोग सहित अन्य व्यंजनों का भोग लगाया। आज बालाजी में चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हर कोई भक्त बालाजी महाराज के दर्शनों से नव वर्ष की शुरुआत करना चाहता है। लाइनों में श्रद्धालु लगे हुए हैं और बालाजी महाराज मंदिर में श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर अपने घर की सुख शांति की मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर भक्तों की भारी भीड़ यहाँ मौजूद है।